हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 30 जनवरी 2021 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एप्लीकेशन से ही आप हिंदी मीडियम के लिए एमपीपीएससी प्री 2020 के कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स बुक कर सकते हैं। 1299 में ये बुक कर पाएंगे। इंग्लिश मीडियम के कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स 1399 में आप बुक कर सकते हैं। और एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज केवल 499 में आपको मिल जाएगी। करीब अभी तक 6500 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर चुके हैं। तो 6500 स्टूडेंट्स के बीच में आपकी रैंकिंग क्या है, आप कितना स्कोर कर रहे हैं, इन सब की जानकारी के लिए टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे ये नंबर आपको दिए गए हैं। कोई अधिक जानकारी चाहिए इन नंबर्स पर कॉल कर लीजिए, इन दोनों में से, या इन पर व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप का रिप्लाई 2 से 3 घंटे के अंदर हम करवा रहे हैं। उसके अलावा कॉल के रिप्लाई में अगर आपको समय लगता है, कॉल आपका पिक नहीं होता, तो इस नंबर पर भी एक बार कॉल करके देख लीजिएगा। 1 से 2 बार में कॉल आपका अटेंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि अवसरों का इंतजार मत करो। हम सब में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि कब कोई अच्छा अवसर आए, कब कोई अच्छा अवसर आए, उसके बाद मैं सफलता प्राप्त कर लूंगा। ये अवसर मिल जाएगा तो मैं वो कर लूंगा, वो अवसर मिल जाएगा तो मैं ये कर लूंगा। अवसरों का इंतजार करने से बेहतर है कि हमें अवसर खुद बनाने चाहिए। और जब हम अवसर क्रिएट करने लग जाते हैं तो अवसर अपने आप हमारे दस्तक देना शुरू कर देते हैं। तो अवसर भी एक प्रकार के भाग्य की तरह होते हैं कि जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपका भाग्य चमकेगा। उसी प्रकार से जितनी आप मेहनत करेंगे उतना अवसर आपके साथ रहेंगे। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल किन देशों के लिए शुरू की है? तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके लिए शुरू की गई है। दूसरा प्रश्न, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश को। तीसरा प्रश्न, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों को न्याय प्रदान करने में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो इसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है। चौथा प्रश्न है कि काजा कलास किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है? तो ये एस्टोनिया की प्रधानमंत्री बनी है। पांचवा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कौन सा वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है? तो इसका नाम है तेजस। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में। सातवां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.3%। और आठवां प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित यरवदा जेल से जेल पर्यटन पहल शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र से। और नवा प्रश्न है कि बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो मेघालय ने। और 10वां प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किस एजेंसी के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 जारी हो गया, संसद में पेश किया गया। इसमें अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? कल भी मैंने वित्त वर्ष के बारे में बताया था आपको। वित्त वर्ष शुरू होता है भारत में 1 अप्रैल से और ये चलता है 31 मार्च तक। तो ये आपको याद रखना। तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक भारत में आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो ये अनुमान लगाया है 11%, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण और उनके द्वारा लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 प्रस्तुत किया गया। और आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की जो विकास दर है, जिसको आर्थिक वृद्धि के नाम से भी हम जानते हैं, उसमें 11% रहने का अनुमान लगाया गया है। और जो चालू वित्त वर्ष है यानी कि 2020-21 जो वर्तमान में चल रहा है, जो 31 मार्च को खत्म होगा, उस वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर -7.7% रहने का अनुमान है। यानी कि माइनस में ग्रोथ रहेगी, जीडीपी संकुचित होगी, यानी जीडीपी बढ़ेगी नहीं। जबकि आने वाले समय में यानी 2021-22 में इस जीडीपी में बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इसको जीडीपी का वी कर्व कहा जा रहा है। वी कर्व मतलब एक बार जीडीपी नीचे आई और नीचे आने के बाद फिर से उसी अनुपात में ऊपर जाएगी, तो ये वी का शेप बनाएगी, तो इसको वी कर्व के नाम से
दिखाया जा रहा है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीद दिवस जो भारत में मनाया जाता है वो 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की शहादत, महात्मा गांधी को गोली मार दी थी नाथूराम गोडसे ने, तो उसके बाद ये शहीद दिवस मनाया जाता है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे नामक एक हत्यारे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को ब्रिटिश भारत की बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पोरबंदर में, और उन्हें अनाधिकारिक रूप से यानी कि आधिकारिक रूप से भारत सरकार ने कहीं नहीं लिखा है कि वो राष्ट्रपिता हैं, लेकिन राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले इनको राष्ट्रपिता कहा था और इन्होंने लंदन से कानून की पढ़ाई की, इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई की, भारत वापस आए, भारत से दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका में 20-21 साल रहे, वहां पर भी सत्याग्रह का प्रयोग किया, आंदोलन किया, भारत वापस लौटे 1915 में और वे अंतरराष्ट्रीय जो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसमें शामिल हुए, कई सारे सामाजिक कार्य किए और स्वराज्य प्राप्ति के लिए उनके जो आंदोलन है, चाहे वह असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, बहुत प्रसिद्ध है। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा एक बार गांधी जी के बारे में पढ़ें और गांधी जी ने जो गांधी जी के बारे में खुद लिखा है, सत्य के मेरे प्रयोग, आप गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं नहीं मानते हैं, आप गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आपको गांधी के बारे में पढ़ना चाहिए, गांधी ने खुद के बारे में क्या लिखा वो पढ़ना चाहिए और लोग गांधी के बारे में क्या लिखते हैं वो पढ़ना चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और खासकर गांधी जी का जो शहीदी दिवस है उसको लेकर तो ये विशेष आग्रह मेरा आपसे रहेगा। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसमें भारत का स्थान है 86वां, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि सीपीआई, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2020 जारी किया है और इस सूचकांक में भारत 86वें नंबर पर है। कुल 180 देशों की सूची जारी की गई है, उन 180 देशों में भारत 86वें नंबर पर है और इस सूचकांक के अनुसार न्यूजीलैंड और डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश हैं। ये आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, जबकि डेनमार्क ये यूरोप महाद्वीप में है। सोमालिया और दक्षिणी सूडान को सूचकांक में सबसे नीचे 179 नंबर पर रखा गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी के बर्लिन में एक गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ टाइप का है और 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और जो भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध हैं उनको रोकना है। तो ये आप याद रखेंगे कि 180 देशों में भारत 86वें नंबर पर था, पिछले साल भारत 80वें नंबर पर था। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि भारत ने किस बैंक के साथ स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने इसके लिए विश्व बैंक से समझौता किया है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक समझौता किया है। $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का यह समझौता है और स्टार्स परियोजना भारत सरकार ने शुरू की है। इस परियोजना के तहत इन राज्यों, जो कुछ राज्य चुने गए हैं उनमें शिक्षण अधिगम यानी कि लर्निंग, मूल्यांकन यानी कि एवल्यूएशन, इन सब की प्रणाली को और अच्छा करने के लिए यह समझौता किया गया है। इन राज्यों में शामिल हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा। बात करें विश्व बैंक की, का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। एमडी और मुख्य वित्तीय अधिकारी अंशुला कांत हैं। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि भारत का पहला चमड़ा पार्क कहां स्थापित किया जाएगा। तो इसकी स्थापना की जानी है कानपुर में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी और कानपुर में 260 एकड़ में ये जो बड़ा लेदर पार्क यानी कि चमड़ा पार्क प्रस्तावित है, इसमें करीब 5,850 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होगा और इससे बड़ी संख्या में करीब 50,000 लोगों को तो प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। याद रखिएगा, कानपुर चमड़े के व्यवसाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। तो इसमें भारत 86वें नंबर पर है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स ये जारी किया है सिडनी में, एक लोवी इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा, और 98 देशों के बीच
इसमें कोरोना वायरस के लेकर परफॉर्मेंस की इंडेक्स बनाई गई है कि किस प्रकार से किन देशों ने किस प्रकार रिएक्ट किया, और इन 98 देशों में भारत 86वें नंबर पर आता है, जो काफी नीचे है। इस सूची में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है, उसके बाद वियतनाम है, उसके बाद ताइवान है, थाईलैंड है और साइप्रस है। सबसे नीचे की बात करें तो ब्राजील को सबसे नीचे रखा गया है, क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति थे उनकी हरकत लगातार आप देख रहे थे, कभी मास्क नहीं पहनते थे, खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, उसके बाद भी बिना मास्क पहने आ गए, उन्हें कहा मास्क से कुछ नहीं होता, कोरोना वायरस फ्रॉड है, तमाम प्रकार की चीजें कही। अमेरिका को 5वें नंबर पर आया, ये ट्रंप साहब की हरकत रही, तो इन प्रदर्शन करने वाले देश के रूप में इसको रखा गया है। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि रिलायंस जियो वैश्विक रूप से किस स्थान का सबसे महत्वपूर्ण ब्रांड बना है। तो किस स्थान पर है रिलायंस जियो दुनिया भर के अंदर, ये सबसे मजबूत ब्रांड बना है, तो ये 5वें नंबर पर। याद रखिएगा, सबसे मजबूत अलग होता है और सबसे मूल्यवान यानी कि सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा है, जिसकी ब्रांड वैल्यू, वो अलग है। तो 5वें नंबर का सबसे मजबूत ब्रांड है, यानी लोगों का भरोसा इस पर काफी ज्यादा है। बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 की रैंकिंग जारी हुई है और इसके अनुसार रिलायंस जियो दुनिया में 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बनकर उभरा है। सबसे मजबूत ब्रांड कौन है, तो वीचैट ये सबसे मजबूत ब्रांड माना जा रहा है। फेरारी दूसरा दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड है। रूसी ब्रांड सेबर्स और कोका कोला तीसरे और चौथे मजबूत ब्रांड है। वहीं सबसे मूल्यवान ब्रांड्स की बात करें तो एप्पल दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। एप्पल का जो ब्रांड मूल्य है यानी ब्रांड वैल्यू है 263.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। दूसरे स्थान पर मूल्यवान में अमेजन और उसके बाद गूगल है। वहीं भारत की बात करें तो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड, याद रखिएगा, भारत का भी सबसे मजबूत ब्रांड रिलायंस जियो ही होगा, क्योंकि दुनिया में 5वें नंबर पर है, तो भारत में तो नंबर 1 होगा ही। लेकिन सबसे मूल्यवान ब्रांड की बात करें भारत में तो टाटा सबसे मूल्यवान ब्रांड है और 77वें नंबर पर दुनिया में है ये सबसे मूल्यवान ब्रांड्स में। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि किसे नए उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किए गए हैं चंडी प्रसाद मोहंती, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती इनको नए उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है और ये स्थान लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी का। 1 फरवरी 2021 को ये पदभार ग्रहण करेंगे। 31 जनवरी को जो सैनी साहब हैं वो रिटायर हो जाएंगे। उपसेना प्रमुख भारतीय सेना का दूसरा सबसे अधिक श्रेणी का अधिकारी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, सेना प्रमुख, उसके बाद आते हैं उपसेना प्रमुख। तो ये कार्यालय एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रखा गया है। बात करेंगे 90 प्रश्न की कि हाल ही में स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी किस बैंक के नए एमडी बने हैं। तो ये दोनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी बने हैं, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति है उसने 3 साल की अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इससे पहले स्वामीनाथन जानकीरमन और एसबीआई में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जबकि अश्विनी कुमार तिवारी एसबीआई के सहायक और एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ थे। एसबीआई के एक अध्यक्ष और 4 प्रबंध निदेशक होते हैं। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अभी 2 एमडी सी एस शेट्टी और अश्विनी भाटिया हैं। दोनों पद, बाकी जो 2 पद थे वो अक्टूबर 2020 से खाली थे। अब इन पर एक आ गए हैं अश्विनी कुमार तिवारी और दूसरे आ गए हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। बात करेंगे अब हम एसबीआई की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार खारा। वहीं बात करें हम 10वें प्रश्न की कि 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संगठन को संबोधित किया। तो उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस डायलॉग्स को संबोधित किया, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, इसके दावोस डायलॉग, इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और पीएम ने दुनिया को आश्वस्त किया कि आने वाले समय में आर्थिक मोर्चे पर भी स्थितियां तेजी से बदलेंगी। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, इस प्रकार के कई नेता इस डायलॉग को पहले ही संबोधित कर चुके हैं। बात विश्व आर्थिक मंच की होगी तो विश्व आर्थिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड का एक गैर लाभकारी संस्थान है, एनजीओ टाइप संस्थान है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष वर्तमान में क्लॉस श्वाब है।
ये था आज का हमारा करंट अफेयर। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस प्रदेश सरकार ने पंख योजना को लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था। अब आज के प्रश्न की बात करें कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह प्रक्षेपित करने का नया रिकॉर्ड बनाया है और भारत के 104 अंतरिक्ष जो उपग्रह थे उनको प्रक्षेपित करने के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो कमेंट करके बताइएगा कि वो किसने किया है, और ये भी बताना मत भूलिएगा ये वीडियो कैसा लगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।